हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं क्लास 10 का। सीबीएसई के थ्रू दिया गया जो ऑफिशियल साइट पर जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। एक्चुअली सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपके किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं, जितने भी मल्टीपल आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं अदर जगह से, तो आप उनको भी लगा सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो इसमें हम करने क्या वाले हैं कि मैं पहले अभी इस लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के ही हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, पार्ट वाइज करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे जिससे वीडियो काफ़ी लेंदी ना हो। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 1 बाई 1 हम लोग सारा कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है देखते हैं। कह रहा है द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स passes through the points -6, 0 and 0, -30, 4, -20 and 6, 0. The zeros of the polynomial are। ठीक है, यहां पर जीरोस की बात कर रहा है कि इस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब जीरोस की बात करते हैं हम लोग, तो अगर आपके पास में पी एक्स पॉलिनोमियल है, ठीक है, जीरोस का मतलब क्या होता है कि हम इसमें कोई एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे आपका जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाए, एक्स की ऐसी वैल्यू। ठीक है, और ये इसने ग्राफ के पॉइंट दे रखे हैं, और ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्स पी एक्स से एक्स की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में लगाते जाइए, फिर इनका जो ऑर्डर्ड पेयर है उनको मिलाते जाइए, वो आपका ग्राफ दे देते हैं। मतलब यहां पर हमको करना क्या है, आपको एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जहां पर ये वाला स्लॉट है ना वो जीरो हो जाए, पी एक्स जीरो हो जाए। तो फाइंड आउट कर लीजिए, जब -6 है एक्स तब पी एक्स कितना है, जीरो। मतलब ये जीरोस बनेगा 100%। जीरो और -30 नहीं, आपको सेकेंड स्लॉट चेक कर लीजिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये करेक्ट है। 6, 0 एंड -6, 0। एक्स की दो वैल्यू आ गई आपके पास में, एक तो -6 और एक प्लस की 6। एक्स इक्वल टू -6 पर भी आपका पॉलिनोमियल जीरो है, एक्स इक्वल टू 6 पर भी आपका पॉलिनोमियल क्या है, जीरो है। ठीक है, सेकेंड स्लॉट चेक कर लिया, अगर वाई जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर -6, 0 ये तो नहीं हो सकता। ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, यहाँ गलती मत कर दीजिएगा जल्दबाजी में कि ऑर्डर पेयर आप चेक करें, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, ये खुले रखे हुए, मतलब ये एक्स की वैल्यूज हैं ये। तो -6 तो करेक्ट है, बट 6 नहीं है, जीरोज है, जीरो नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि दिया ही नहीं है कहीं। यहाँ पर 4, 6 ये भी नहीं, -30, -20 ये भी नहीं, -6, 6 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। The value of k for which the system of equations 3x minus ky is equal to 7 and 6x plus 10y is equal to 3 is inconsistent, right? यहां पर ये कह रहा है कि ये जो दो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हैं ये, है ना, ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों होती हैं, बट ये इनकंसिस्टेंट की बात कर रहा है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें आपका सॉल्यूशन ना हो। तो कह रहा है के की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जिसके लिए इनका एक भी सॉल्यूशन हमको ना मिले। ठीक है, दो वर्ड पढ़ते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, राइट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आपको 100% मिलेगा। यहां से क्या होगा, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इसमें सॉल्यूशन मिलता है, कम से कम एक मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकते हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। इनकी बहुत कंडीशन होती है, बहुत जो आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, देख करके बता सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा, सिर्फ वो कंडीशंस आप लोग अप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर जैसे a1 अपॉन मैं दो, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन में ले लेता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पर होगा क्या कि आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है पहली कंडीशन, तो इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन, है ना, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सेम आएगा, एक ही मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इसका मतलब कंसिस्टेंट है सिस्टम, क्योंकि एक सॉल्यूशन मिल रहा है यहां पर। सेकेंड है आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है,
इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह लीजिए, मोर देन वन सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? मोर देन वन सॉल्यूशन देगा। ये भी कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा। कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट है, जिसमें सॉल्यूशन मिल जाए वो कंसिस्टेंट। फिर तीसरी कंडीशन होती है आपकी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये आपका नो सॉल्यूशन देता है, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, एंड दैट इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट, राइट? इनकंसिस्टेंट, ये आपका इनकंसिस्टेंट होता है। तो उसने इनकंसिस्टेंट के बारे में बात करी हमसे, तो इस कंडीशन को नहीं यूज करेंगे, इस कंडीशन को नहीं यूज करेंगे, इसका यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आता है यहां से। तो यहां पर देखिए मैं यूज कर रहा हूं यहां पर 3, मान लेते हैं इसको, जो 3x - ky इज इक्वल टू 7, और जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है तो मैं इसको बदल करके क्या लिख लेता हूं? -7 इज इक्वल टू 0। इसको भी मैं इस साइड ले आता हूं, तो 6x प्लस का 10y और माइनस का 3 इक्वल टू 0, राइट? अब यहां से रेशियो बना लीजिए आप, 3/6 इज इक्वल टू माइनस का k और अपॉन प्लस का 10, ठीक है। यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो k की वैल्यू -5 आती दिख रही है क्या? k की वैल्यू कितनी आ गई? -5। मतलब कहने का ये है कि अगर आप k की वैल्यू -5 रख दें इसमें, ठीक है, तो आपका ये जो सिस्टम है, ये जो दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनको सॉल्व करने पर आपका इनकंसिस्टेंट वो बना देगा। तो यहां से आंसर आपका कितना करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान दीजिएगा, नॉट ट्रू पूछ रहा है ना, इस पर ध्यान दीजिए, कई बार गलती हो जाती है, ट्रू के चक्कर में करेक्ट करके निकल लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है अ नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सीकेंड का मतलब क्या होता है कि जो ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती हुई निकल जाए, ठीक है। तो कह रहा है नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल। आप सर्कल किसी पॉइंट पर भी सीकेंड ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। कोई पॉइंट लीजिए, सीकेंड ड्रॉ हो जाएगा आपका, ये तो करेक्ट है, ठीक है। मतलब गलत नहीं है स्टेटमेंट, ये सही है। वो कह रहा है नॉट ट्रू, जो सब सही नहीं है उसको आप टिक कीजिए। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है ना, एक से ज्यादा एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं किए जाते। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है ना। ओनली वन टेंजेंट, बिल्कुल सही बात कह रहा है। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। कॉर्ड जो होती है एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, बिल्कुल सही है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? यही तो होता है, सर्कल की किन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड। ऑप्शन सी ऑल्सो इज करेक्ट। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, इनसाइड अ सर्कल, ठीक है, ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। एक भी नहीं ड्रॉ किया जा सकता। अगर अंदर से आप ड्रॉ करेंगे तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ये तो फिर भी 2 कह रहा है ना। अगर मान लो इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इनर पॉइंट से ड्रॉ नहीं करते हम लोग, बाहर कोई पॉइंट लेते हैं, सर्कल पर कोई पॉइंट हो तो टेंजेंट ड्रॉ आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहां से आपका पॉसिबल नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स है, ट्रू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-4, राइट। nth टर्म आपको दे रखा, मतलब nth टर्म an से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 7n-4। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। और डी हमको मालूम है, कैसे निकालते हैं? डी निकालने का तरीका क्या होता है? कोई भी एक टर्म पकड़ो, उसका पीछे वाला टर्म पकड़ो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब a2 - a1 कर दो, a3 - a2 कर दो, a4 - a3 कर दो, आगे वाले में से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अपने को an मालूम है, ठीक है। तो मैं इससे जस्ट एक आगे वाला टर्म निकाल सकता हूँ। मैं इसको 2 तरीके से बता दूंगा, आप कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। आपको an मालूम है, इसका आगे वाला टर्म क्या होगा? n+1, जो भी हो उसमें 1 ऐड कर दो। तो यहां से अगर मैं an+1 निकालूं तो n की जगह कितना रखना पड़ेगा? n+1 रख दो, 7n+1 -4, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 7n + 7 -4 यानी कि प्लस का 3 आ जाएगा, करेक्ट ना। अब आगे वाला है ना, अपने पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कराएगा तो डी मिल जाता हमें, an+1। तो an+1 - an इज इक्वल टू करेंगे तो 7n + 3
और माइनस का 7n माइनस का 4, करेक्ट। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 7n से 7n कैंसिल आउट और 4 + 3 कितना आ जाएगा +7, तो डी कितना आ गया आपका 7 आ गया। बात सही है। यहाँ से डायरेक्ट आप बहुत ही जो बेसिक तरीका उससे यूज कर सकते हैं, और एक तरीका जो आप जनरल यूज करते हैं और मे बी शायद उसी से क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। n = 1, इसमें पुट कीजिए, कितना आ जाएगा a1 आ जाएगा, एंड दैट इज 7 - 4 3 आ जाएगा। a2 निकाल लीजिए, n की जगह 2 पुट कीजिए इसमें, तो 7 × 2 = 14 - 4 एंड दैट इज 10। a2 मालूम है, a1 मालूम चल गया, तो a2 - a1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 - 3 यानी कि 7 आ जाएगा। बात सही है। 10 - 3 कितना आ गया 7 आ गया। दोनों तो सेम आएगा, आप जनरल तरीके से कर सकते हो और एक बहुत बेसिक मेथड है, ठीक है। n की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 2 वैल्यू निकाल लीजिए लगातार आने वाली कॉन्जिक्यूटिव, और उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, कोन है जिसका बेस रेडियस एंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर का रेडियस, आर ईच 5 सेंटीमीटर। कोन का और स्फीयर का रेडियस कैसा है, सेम है, और कितना है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। मैं एक कोन बना लेता हूँ यहाँ पर, सपोज मैंने एक कोन बना लिया, इसकी बेस रेडियस r1 है, और एक स्फीयर यहाँ पर बना लेता हूँ मैं, ठीक है। इसकी जो रेडियस है दैट इज r2, और दोनों की जो वैल्यू है कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का जो वॉल्यूम है, हाइट मान लीजिए h है, तो इस कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h, और r कितना है आपका r1, तो r1² h इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये इक्वल है किसके, स्फीयर के वॉल्यूम के, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³, r की वैल्यू r2, तो r2 का क्यूब। बात सही है। 3 से 3 कैंसिल आउट। आगे क्या कह रहा है, अच्छा वो स्फीयर, देन द हाइट ऑफ द कोन इज, उसने कोन की हाइट पूछी यानी h की वैल्यू पूछ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया आपका, बचा क्या आपका यहाँ से r1², और अक्सर देखिए यहाँ से r1² और r2 दोनों इक्वल है, ठीक है, तो इनको इक्वल ट्रीट करेंगे, तो r1² से एक r2² कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r2 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ से जो चीजें बची h = 4r2, ठीक है, तो 4 और r2 की वैल्यू 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो बचा था वो क्या था, r1² h बचा था, और यहाँ पर बचा था आपका 4r2², r2³ सॉरी, r2³। एक्चुअली ये दोनों इक्वल है ना, r1 और r2, वैल्यू कितनी इन दोनों की 5² h = 4 × 5 का क्यूब, कैंसिल आउट कर दोगे, एक 5 बचेगा, तो h की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है if tan θ = 5.2 then 4 sin θ plus cos θ upon 4 sin θ minus cos θ is equal to, अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसकी वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी, ठीक है। जब इस तरह क्वेश्चन आता करते क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 4 sin θ plus cos θ अपॉन में 4 sin θ और माइनस का cos θ। tan θ हमने मालूम है कितना है, यहां से अगर मैं cos θ कॉमन कर लूं न्यूमरेटर से, ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 sin θ अपॉन cos θ और प्लस का 1, cos θ था बाहर निकालिए तो 1 बच जाएगा। डिनोमिनेटर से भी cos θ कॉमन कीजिए, तो 4 sin θ अपॉन cos θ प्लस माइनस का 1, cos θ से cos θ आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ये कितना हो जाएगा आपका 4 tan θ प्लस का 1 अपॉन 4 tan θ माइनस का 1, करेक्ट, ये बच जाएगा, सिंपल। अब यहां पर क्या है आपका 4 tan θ की वैल्यू मालूम है कितनी है 5.2, वो रख देंगे, अपॉन 4 tan θ की वैल्यू 5.2 मालूम है, वो रख देंगे, -1 करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 10 + 1 11, 2 2 = 4, 10 - 1 9, कितनी वैल्यू आ गई यहां से आपकी 11/9। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ एंगल TPQ = 110, ये जो एंगल दे रखा है आपको TPQ दैट इज 110, देन POQ इज इक्वल टू, ठीक है, P आपका वो पॉइंट है जहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, वो आपका सेंटर है, ठीक है। तो कह रहा है POQ की वैल्यू आपको इसमें बतानी है, ठीक है। हमको मालूम है कि अगर टेंजेंट पर
रेडियस ड्रॉ करी जाए तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, ठीक है, और एंगल 90 डिग्री बनाएगी। तो ये वाला जो एंगल होगा ओपी के साथ बना हुआ एंगल, ये कितना होगा 90 डिग्री। बट ये जो पूरा दे रखा है यहां से यहां तक का, ये कितना दे रखा है 110, तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 20 डिग्री का। बात सही है, यहां से कितना हो जाएगा ये 20 डिग्री का हो जाएगा। अब ये जो ट्राइंगल OQP है, OQP ये एंगल हमने निकाल लिया 20 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये टोटल था 110 और ये बाहर वाला जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस जो परपेंडिकुलर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री का बनाती है। तो यहां से बचेगा आपका 20 डिग्री का एंगल बचेगा, 20 डिग्री का, राइट। यहां पर अगर इस एंगल को अगर आप देखें तो ये आइसोसेलेस एंगल बनाएगा, क्योंकि OP बराबर होगा किसके OQ के, रेडियस होंगी सेम होती है, तो अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा ये भी 20 आ जाएगा। तो 20 20 40, तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा भाई 140 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है आपको ये सामने दे रखे -√5.2 एंड प्लस का √5.2, और ये ऑप्शन है, मतलब इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स होंगे। पहला तो काम आप ये कर सकते हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम तो आपको मालूम है कि ये जो रूट्स होते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू इसमें लगाइए और जिस पर ये 0 हो जाए उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। लेकिन काम उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि नहीं मालूम ना कौन सा करेगा, आप इसमें रखोगे इसमें रखोगे इसमें रखोगे इसमें 4 करना पड़ेगा। सो सीधा सा मेथड होता है, अगर आपको रूट्स मालूम है तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है, एक तो ये कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर एक बहुत बेसिक तरीका है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान लगता है, आप डायरेक्ट इसको यूज कर लीजिए, यहां से वैल्यू पुट कीजिए, x अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं, एक रूट्स आपका √5.2 है, पुट कीजिए, x माइनस बीटा एक आपका √5.2 है, उसको यूज कर लीजिए, इक्वल टू 0। कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² माइनस b², तो माइनस √5.2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, करेक्ट। a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² माइनस b², तो x², इसको ओपन करेंगे तो ये 5.2 हो जाएगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिए, 2x² माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। मैच करा लीजिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, ये भी नहीं करेगा, कौन सा करेगा फिर, इससे 3 कॉमन दिख रहा है, 5x, ये नहीं करेगा, ये वाला कॉमन मैच कर रहा है। देखिए इससे 4 कॉमन कर लीजिए तो x² माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये वही चीज लिखी हुई यहाँ से, सॉरी 2x² माइनस 5 कितना आएगा, 2x² माइनस 5, ये वही चीज लिखी हुई है, इक्वल में 0 जैसे ही रखेंगे ये इधर भाग जाएगा, तो एक्चुअली में आएगा 2x² माइनस 5। ऑप्शन नंबर इज योर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। बात समझ में आई, 2 फॉर्मूले आपके पास में, ये तब यूज करते हैं जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके लिखनी होती है जनरल, ठीक है, इन जनरल। बट यहाँ पर ये के कांस्टेंट कहीं यूज करवा नहीं रहा है, तो इसका हमने यूज किया नहीं। तो आपको अगर जो भी रूट्स मालूम होते हैं आप उनको x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा याद रखिए, लगाइए वैल्यू, आपका डायरेक्ट आंसर आता है फटाक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 45 ऑब्जर्वेशन का एक डेटा दे रखा है। कह रहा है कि द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज, ठीक है, ये जो लिमिट्स होती हैं इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो मीडियन क्लास की आपको अपर लिमिट बतानी, ठीक है। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें जब भी मीडियन की बात करते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के रखते हैं, ठीक है। ये क्या आपका टोटल जो फ्रीक्वेंसी का सम आता है n, वो कितना दे रखा है आपको 45 उसने दे रखा, 45 ऑब्जर्वेशन, इनको आप ऐड कीजिए 45 ही है। तो n हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है टोटल, ठीक है। आप ऐड कर दीजिए 9 5 14 14 5 29 29 प्लस 10 39 39 प्लस 6 45, ठीक है, करेक्ट। इसको करते हैं हाफ, मीडियन है ना क्योंकि, तो ये आएगा आपका 22.5 समथिंग, ठीक है, 22.5 आएगा। तो मीडियन क्लास चेक करने के लिए आपको ये चेक करना होगा n/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू आपको किस में मिलती है, बट उसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ती है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप उसमें चेक करते हैं इसको, इसमें मत चेक कर लीजिएगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए यहां से बना लेते हैं, कितना आ जाएगा 5, पहला टर्म वैसे ही लिखते हैं, इसको ऐड कीजिए 14, इसको इसमें ऐड कीजिए 29, इसको इसमें 39 एंड दैट इज 45। ये हमेशा
जो ये होता है वही आता है। अब यहां पर देखिए 22.5 से जस्ट बड़ा या बराबर कहीं मिल रहा है क्या? 14 नहीं 22.5 से यही बड़ा है। तो यही चेक करते हैं, जो n/2 जिसमें मिल जाएगा, जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मिल जाता है वही आपकी मीडियन क्लास बन जाती है। तो मीडियन क्लास आपकी 20 से 30 हो गई, तो अपर लिमिट इसमें आपकी कितनी हो जाएगी? 30। ठीक है, आई होप की बात इसमें क्लियर हुई होगी कि हम लोग क्या करते हैं, पहले कैपिटल N निकाल लेते हैं, दैट इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको हाफ कीजिए। हाफ करने के बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये चेक कर लीजिए कि ये जो वैल्यू आ रही है किस ग्रुप में आपको मिल जाएगी। जो सबसे इससे जस्ट बड़ी हो वही आपको सिलेक्ट करना होता है। तो 29 जस्ट बड़ी है, ये वाला हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स AB एंड CD। AB एंड CD का इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ अ सर्कल। इफ BOC इज 80 डिग्री, BOC 80 डिग्री दे रखा है, एंड OA इज इक्वल टू OD दे रखा है, OA इज इक्वल टू OD, एंड ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल OBC आर क्या होंगे? इन चारों में से आपको कोई एक ख्याल आपको सिलेक्ट करना है ना, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो, यहां पर O आपका सेंटर नहीं है। ठीक है, जो गलती हो सकती है वो यही है कि आप O को सेंटर मान लें, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने कहा इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब O सेंटर हो सकता है या नहीं हो सकता हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो बिना उसके हेल्प के अगर O सेंटर बोल देता ना तब तो बहुत आसान हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, बट यहां पर देखिए क्या है कि आपको जो काम करना है वो ट्रायंगल ODA है और एक ट्रायंगल OBC है। ठीक है, दो ट्रायंगल हैं आपके। तो ट्रायंगल ODA और ट्रायंगल OBC आपको इनमें से दिखाना है इक्विलेटरल या सिमिलर है, या फिर आइसोसेलेस है, सिमिलर है, आइसोसेलेस है बट सिमिलर नहीं है, या फिर सिमिलर ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। अगर ये 80 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 80 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बात बराबर है। ठीक है, अच्छा OA बराबर है OD के, तो इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे। ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया भाई। तो ये 80 है तो बचे हुए एंगल 50-50 के हो जाएंगे। बात गलत तो नहीं है, ये 50-50 के हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं यहां से कि अगर हम ध्यान से देखें तो इस आर्क DB को अगर मैं देखूं, इस आर्क DB के थ्रू एक एंगल बनाया गया है सरकमफ्रेंस पर, दैट इज एंगल A, और इसी आर्क DB के थ्रू एंगल C बनाया सेम आर्क के द्वारा, है ना, सेम आर्क के द्वारा जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाए जाते हैं लेंथ सेम आर्क के थ्रू, तो वो क्या बनाते हैं, अगर लेंथ सबकी सेम है तो वो इक्वल एंगल बनाते हैं। तो ये 50 तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। और सही सेम आर्क है A और ये आपका C, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये 50। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, इससे D बनता है और इस AC आर्क से B बनता है, तो ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि ये भी कैसा है? 50। क्लियरली दिख रहा है यहां से कि ये इक्विलेटरल तो नहीं है, है ना। इक्विलेटरल होता है तो तीनों एंगल सेम होते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट, गलत हो जाएगा आपका। आइसोसेलेस तो है, या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइसोसेलेस तो है क्योंकि दो साइड इक्वल दिख रही है इसमें और दो एंगल इक्वल इसमें भी दिख गया, तो ये आइसोसेलेस तो है दोनों ट्रायंगल। सिमिलरिटी चेक कर लेते हैं, सिमिलरिटी बहुत आसानी से दिख रही है ना, डबल ए रूल से क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएंगे ये। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में भी आगे के 10 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारा पेपर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।